वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश के पास लोग नियमित रूप से आते थे और वे सभी रवि बाबू से विशेष सुरक्षा सूट पर एक लौह रक्षा चक्र बनाने का आग्रह करते थे। यह सारा काम रवि बाबू ही संभालते थे। आकाश को केवल रक्षा चक्र बनाना होता था, जिसमें ज्यादा परेशानी नहीं थी और न ही इसमें किसी दिखावे की जरूरत थी। लौह रक्षा चक्र में केवल 6 चक्र पैटर्न थे, जिन्हें बनाना अब आकाश के लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा वे बहुत जल्दी बन जाते थे। कभी कभार जब कोई मांग करता था तो वह चलते फिरते ही इसे बना देता था, जिससे उसका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता था। एक लौह रक्षा चक्र के लिए उसे 5 शक्ति क्रेडिट और आधी शीशी आध्यात्मिक स्याही मिलती थी। कुछ समय तक काम करने के बाद आकाश ने थोड़ी बहुत शक्ति क्रेडिट और आध्यात्मिक स्याही जमा कर ली थी। बस अफसोस यह था कि स्याही में धात्विक गुण थे और वह सिर्फ स्वर्ण श्रृंखला के चक्र बनाने के लिए उपयुक्त थी, दूसरे तरह के चक्रों के लिए वह बेकार थी। लौह रक्षा चक्र में केवल 6 चक्र पैटर्न थे, जो केवल शुरुआती प्राण शुद्धि साधकों के लिए उपयुक्त था। इसे मुख्य रूप से शुरुआती शिकारी ही इस्तेमाल करते थे। रवि बाबू जैसे उच्च स्तर के प्राण शुद्धि साधक के लिए यह लगभग बेकार था। उच्च श्रेणी के खतरनाक जीवों के सामने लौह रक्षा चक्र वाला विशेष सुरक्षा सूट भी कागज से बने कवच से बेहतर नहीं होता था। उसकी सुरक्षा क्षमता लगभग न के बराबर बढ़ पाती थी। हालांकि शिकारियों में ज्यादातर मध्य स्तर के प्राण शुद्धि साधक थे और हर साल नए साधक शिकारी बन रहे थे। इन शिकारियों को ही लौह रक्षा चक्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले ही लौह रक्षा चक्र किसी खतरनाक जीव के हमले को सिर्फ एक पल के लिए ही रोक सकता था, लेकिन वह पल अक्सर मामूली चोट और गंभीर चोट के बीच या यहां तक कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर देता था। आकाश वास्तव में और अधिक लौह रक्षा चक्र बनाना चाहता था ताकि दारा जैसे युवा शिकारियों को कम चोट लगे। सामान्य साधकों के लिए मामूली चोट सहना संभव था, लेकिन एक गंभीर चोट रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना सकती थी और एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत तो उनके पूरे परिवार के लिए एक विपत्ति होती थी। सिद्धेश्वर नगर के शिकारियों में से केवल कुछ ही रवि बाबू से परिचित थे। अधिकांश शिकारी किसी से खास तौर पर अपने लिए चक्र नहीं बनवाते थे, क्योंकि चक्र बनाना मुश्किल था और चक्र गुरुओं को काम पर रखना भी मुश्किल था। वे ज्यादा शक्ति क्रेडिट नहीं दे सकते थे। इसलिए लौह रक्षा चक्र बनवाने के लिए आकाश के पास वास्तव में ज्यादा लोग नहीं आते थे। उस दिन आकाश ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में चक्र पुस्तकों को पलट रहा था, तभी उसने किसी के आने की आवाज सुनी। रवि बाबू बड़ी गर्मजोशी से मेहमान का स्वागत कर रहे थे और आकाश के मन में जिज्ञासा जागी। रवि बाबू आमतौर पर उदार थे और उनके काफी दोस्त थे, लेकिन आकाश ने उन्हें इससे पहले कभी इतना उत्साहित नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद रवि बाबू ने आकाश को आवाज दी और उसे बाहर आकर मेहमान से मिलने को कहा। जब आकाश ने पर्दा हटाया तो उसने एक साधक को देखा, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उम्र भी काफी ज्यादा लग रही थी। वह बीच में रखी लकड़ी की कुर्सी पर तन कर बैठा था। यह दाढ़ी वाला साधक शिकारियों के सामान्य पहनावे में था। उसका हाव भाव गंभीर था और उसके अधिकारपूर्ण व्यक्तित्व के कारण वह थोड़ा मुश्किल मिजाज का लग रहा था। रवि बाबू ने कहा, ये दादाजी योगेंद्र है। आकाश, दादाजी योगेंद्र को प्रणाम करो। दादाजी योगेंद्र, क्या ये शिकारी कल्याण संघ के कोई बुजुर्ग है? आकाश ने विनम्रता से बुजुर्ग को प्रणाम किया और फिर देखा कि दादाजी योगेंद्र के शरीर से एक गहन आभा निकल रही थी, जो हल्का दबाव डाल रही थी। आकाश ने दबे पांव अपनी दिव्य चेतना से जांच की, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाया। बस एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि वहां कोई बैठा है। जैसे ही आकाश अपनी दिव्य चेतना का उपयोग कर रहा था, दादाजी योगेंद्र की आंखों में अंतर्दृष्टि की चमक आई और उन्होंने आकाश को देखा। एक बुनियादी दृढ़ता साधक, और शायद कोई सामान्य नहीं। उनकी दिव्य चेतना आकाश की चेतना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रवि बाबू ने आकाश के सिर पर थपकी दी और कहा, आकाश, दादाजी योगेंद्र को तुमसे कुछ बात करनी है। उनसे बात करो। मैं तुम्हारी माँ की मदद के लिए बाहर जा रहा हूँ। दादाजी योगेंद्र को मुझसे क्या बात करनी होगी? आकाश थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। रवि बाबू के जाने के बाद दादाजी योगेंद्र सीधे मुद्दे पर आ गए। मैंने रविशंकर से सुना है कि तुम लौह रक्षा चक्र बना सकते हो। दादाजी योगेंद्र ने पूछा। दादाजी योगेंद्र की आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसमें सख्ती का पुट था, जो शायद इतने सालों में बनी उनकी आदत थी। हाँ, आकाश ने उत्तर दिया। दादाजी योगेंद्र ने हल्का सा सिर हिलाया। यह अच्छा है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृपया कहिए, दादाजी। दादाजी योगेंद्र ने मन ही मन सिर हिलाया। उन्होंने पहले सुना था कि रवि बाबू का बेटा इतनी कम उम्र में ही एक चक्र गुरु है। उन्हें यह बात अविश्वसनीय लगी थी। बाद में जब और लोगों ने इस बारे में बात की तो उन्हें थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, लेकिन गहराई में उन्हें लगा कि जो लोग कम उम्र में प्रतिभाशाली होते हैं वे जरूर अहंकारी होंगे, खासकर चक्र गुरु।
उन्होंने जिन भी चक्र गुरुओं से मुलाकात की थी वे सभी घमंडी थे, चाहे उनकी वास्तविक क्षमता कुछ भी रही हो, और सब में एक गर्व वाला स्वभाव था। शुरुआत में आकाश के लिए उनका कोई अच्छा विचार नहीं था, लेकिन अब यह देखकर कि आकाश सुंदर और प्यारा था और बहुत विनम्र भी, उनका भाव काफी हद तक नर्म हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम चक्रों का एक जत्था बनाने में मदद करो, सभी लौह रक्षा चक्र। ये विशेष सुरक्षा सूट पर बनाए जाएंगे। शिकारी कल्याण मेले के दौरान हम हर युवा शिकारी को एक सूट देंगे ताकि जब वे खतरनाक जीवों का शिकार करने भीतरी वन में जाएं तो उनके पास कुछ सुरक्षा हो। आकाश तुरंत समझ गया। शिकारी कल्याण मेला करीब आ रहा था और युवा साधकों का एक और समूह शिकारी बनने वाला था। दादाजी योगेंद्र शिकारी कल्याण संघ के एक बुजुर्ग थे, जो शिकारियों के नियमों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे थे और जिन्होंने अभी तक खतरनाक जीवों की क्रूरता नहीं देखी थी। वे नौसिखिए थे जिन्हें अब सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन 20 या 30 सालों में वे शिकारी कल्याण संघ की रीढ़ बन सकते थे। आपको कितने सूट चाहिए? लगभग 100 सेट, दादाजी योगेंद्र ने कहा। 100 सेट? आकाश चकित रह गया। यह उसे काफी समय तक व्यस्त रखने के लिए काफी होगा। क्या यह संभव है? दादाजी योगेंद्र ने संकोच से पूछा। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, आपको ये चक्र कब तक चाहिए? दादाजी योगेंद्र ने सोचा और कहा, यह शिकारी कल्याण मेले से पहले तक बन जाना चाहिए, जिसमें अभी 3 महीने हैं। अगर 3 महीने हैं तो बहुत समय है। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं। दादाजी योगेंद्र ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि आकाश की साधना कम थी और उसकी दिव्य चेतना भी सीमित थी। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि आकाश की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होगी या नहीं। उन्हें चिंता थी कि आकाश 3 महीनों में इतने सारे चक्र नहीं बना पाएगा। अब यह देखकर कि आकाश आत्मविश्वासी लग रहा था, जैसे वह झूठ नहीं बोल रहा हो, दादाजी योगेंद्र को थोड़ी शांति मिली। अगर वह उन सभी को पूरा नहीं भी कर पाया तो 70 से 80% भी पूरा कर लेगा तो भी अच्छा होगा। दादाजी योगेंद्र ने कुछ देर संकोच किया, सोचते हुए फिर बोले, मैंने रविशंकर से सुना है कि जब तुम दूसरों के लिए चक्र बनाते हो तो तुम एक लौह रक्षा चक्र के लिए सिर्फ 5 शक्ति क्रेडिट लेते हो। इन साधकों का तुम्हारे पिता से परिचय है, इसलिए उनसे कम शक्ति क्रेडिट लेना उचित ही है। लेकिन इन 100 सेटों के लिए हम एहसान की बात नहीं करेंगे। हर लौह रक्षा चक्र के लिए मैं तुम्हें 8 शक्ति क्रेडिट मुआवजे के तौर पर दूंगा। क्या कहते हो? 8 शक्ति क्रेडिट वास्तव में ज्यादा नहीं थे, यह देखते हुए कि एक चक्र गुरु के लिए दिव्य चेतना सीमित होती थी और हर दिन बनाए जाने वाले चक्रों की संख्या भी सीमित होती थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते थे कि उनके काम की कीमत जितनी हो सके उतनी ज्यादा हो। सामान्य तौर पर इस कीमत पर किसी चक्र गुरु को चक्र बनाने के लिए नियुक्त करना संभव नहीं होता था, लेकिन यह दादाजी योगेंद्र की सीमा थी। शिकारी कल्याण संघ का कारोबार बड़ा था, लेकिन संघ के सदस्य सभी सामान्य साधक थे जो बेहद गरीब थे और उन्हें अकेले सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ता था। हर चीज के लिए शक्ति क्रेडिट की जरूरत होती थी और 8 शक्ति क्रेडिट सबसे ज्यादा कीमत थी जो वह दे सकते थे। 8 शक्ति क्रेडिट। आकाश ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। दादाजी योगेंद्र ने आकाश का माथा सिकोड़ना देखा, उनका भाव नहीं बदला, लेकिन उन्हें अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। चक्र गुरुओं से निपटना वाकई मुश्किल था। दादाजी योगेंद्र ने चुपचाप सोचा। दादाजी योगेंद्र को बुनियादी दृढ़ता क्षेत्र तक पहुंचने में 150 साल लग गए थे। इन 100 सालों के दौरान उन्होंने सभी तरह के साधकों के साथ लेन देन किया था, जिनमें स्वाभाविक रूप से कई चक्र गुरु भी शामिल थे। दादाजी योगेंद्र की चक्र गुरुओं के बारे में राय ज्यादातर अच्छी नहीं थी। कुलीन परिवार और पीठ में जन्मे चक्र गुरु सामान्य साधकों को नीचा देखते थे। कुछ सामान्य साधकों के बीच जन्मे चक्र गुरुओं को लगता था कि उन्होंने उन्नति कर ली है और वे श्रेष्ठ हैं, और वे कुलीन परिवार या पीठ से आए लोगों की तुलना में सामान्य साधकों को और भी ज्यादा तिरस्कार से देखते थे। चूंकि चक्र सीखना मुश्किल था और चक्र गुरु दुर्लभ थे, वे हमेशा घमंडी होते थे, उनकी नाक हवा में रहती थी। बुनियादी दृढ़ता साधकों के सामने कुछ चक्र गुरु ऊपरी तौर पर विनम्र होते थे, लेकिन जैसे ही आप उनसे कोई चक्र बनाने के लिए कहते, वे मुंहमांगी फीस मांगते थे। अगर आप मोलभाव करने की कोशिश करते तो वे इसे अपना अपमान मानते, यह सवाल करते कि क्या आपको लगता है कि उनके चक्र उतने शक्ति क्रेडिट के लायक नहीं है। अगर आप मोलभाव नहीं करते तो इतनी बड़ी कीमत इन सामान्य साधकों के लिए जुटाना मुश्किल होता था। लेकिन दुनिया में चक्र गुरु कम थे और चक्र की जरूरत वाले साधक बहुत, इसलिए कभी कभी उनकी मुंहमांगी मांगों के बावजूद आपके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। इस प्रकार जहां दादाजी योगेंद्र सतह पर चक्र गुरुओं को सम्मान देते थे, वहीं उनके मन में उनके लिए कोई स्नेह नहीं था। आकाश ने माथा सिकोड़ा और दादाजी योगेंद्र ने अपने मन में अनुमान लगाया कि यह सौदा शायद काम नहीं करेगा। 8 शक्ति क्रेडिट सबसे ज्यादा था जो वह दे सकते थे, वह इससे ज्यादा नहीं दे सकते थे।
भले ही वह एक बुनियादी दृढ़ता साधक थे, लेकिन किसी पीठ से संबद्ध न होने और न ही किसी कुलीन परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति क्रेडिट खुद कमानी पड़ती थी और शिकारी होने के तुच्छ मामलों से निपटना पड़ता था। वह प्राण शुद्धि क्षेत्र के साधक से ज्यादा अमीर नहीं थे। दादाजी योगेंद्र को आकाश के प्रति कुछ असंतोष महसूस हुआ। भले ही वह छोटा था और आज्ञाकारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही शक्ति क्रेडिट की बात आए वह शायद लालची हो गया, बाकी चक्र गुरुओं से अलग नहीं। वाकई सभी चक्र गुरु एक ही सांचे में ढले थे, कोई भी अच्छा नहीं था। तुम्हें कितना चाहिए? दादाजी योगेंद्र ने थोड़ी अरुचिकर आवाज में पूछा। वह यह जानने को उत्सुक थे कि आकाश कितनी मांग करता है। आकाश ने अपने मन में गणना की, फिर कहा 3 ठीक रहेगा। दादाजी योगेंद्र ने ठंडी सांस ली। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दादाजी योगेंद्र हिचकिचाए और फिर अविश्वास में पूछा, कितने? 3। दादाजी योगेंद्र ने भौं उठाई। उनकी आंखों में आकाश अचानक कहीं ज्यादा प्यारा लगने लगा। फिर उन्हें अपने दिल में शक हुआ कि कहीं यह बच्चा मूर्ख तो नहीं है। किसने सुना है कि कोई मोलभाव में कीमत कम करता हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सिर्फ 3 ही चाहिए? हम 3 शक्ति क्रेडिट काफी हैं, लेकिन मेरी एक छोटी शर्त है, आकाश ने उत्तर दिया। एक शर्त? दादाजी योगेंद्र रुके। बताओ। मुझे सभी 5 तत्वों धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी की आध्यात्मिक स्याही चाहिए। मुझे चक्रों का अभ्यास करने के लिए इसकी जरूरत है। यह ज्यादा नहीं चाहिए, आप मात्रा तय कर सकते हैं, बस इसे अतिरिक्त पारिश्रमिक मान ले। बस इतना ही? बस इतना ही? आकाश ने सिर हिलाया। तो यह आसान है, दादाजी योगेंद्र ने तुरंत कहा। कुछ आध्यात्मिक स्याही, हालांकि इसमें कुछ शक्ति क्रेडिट खर्च होंगे, लेकिन 100 लौह रक्षा चक्रों की कीमत की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक बुनियादी दृढ़ता साधक होने के नाते उनका स्वाभाविक रूप से अपना संपर्क था और वह ज्यादा शक्ति क्रेडिट खर्च किए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही प्राप्त कर सकते थे। इससे उन्हें काफी शक्ति क्रेडिट बच जाएंगे। दादाजी योगेंद्र ने आकाश की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि जितना वह लड़के को देखते उतना ही वह उन्हें आकर्षक लगता। और उसने कहा कि वह आध्यात्मिक स्याही का उपयोग चक्रों का अभ्यास करने के लिए करेगा। उत्कृष्ट, मेहनती और सीखने को उत्सुक, कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में तुम इतने अच्छे चक्र बना सकते हो। दादाजी योगेंद्र ने मन ही मन तारीफ की। दादाजी योगेंद्र ने कुछ देर सोचा, फिर उन्हें चिंता हुई कि आकाश को कहीं घाटा न हो जाए। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ 3 शक्ति क्रेडिट मांग रहे हो, क्या यह पर्याप्त है? यह ठीक है, 3 शक्ति क्रेडिट कम नहीं है। इसके अलावा हम सब सामान्य साधक हैं, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पिताजी अक्सर यही कहते हैं, आकाश ने अपनी बचकानी आवाज में कहा। इन शब्दों ने दादाजी योगेंद्र के दिल को छू लिया और उन्हें अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। वह खुद एक सामान्य साधक पृष्ठभूमि से थे और बुनियादी दृढ़ता क्षेत्र तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने एक उच्च श्रेणी के राज्य की सीमा में जाने के बारे में सोचा था ताकि अवसर तलाश सके, शायद वह टाओ साधना में और प्रगति कर सके। लेकिन पीछे मुड़कर देखते हुए उन्होंने उन काका काकी और अपने दोस्तों को देखा जिन्होंने उनकी देखभाल की थी। वे सब मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। एक बुनियादी दृढ़ता साधक की देखभाल के बिना उन पर हर दिन बड़े कुलीन परिवारों के सदस्यों द्वारा जुल्म होता, उनका जीवन कठिन होता। लंबे विचार के बाद उन्होंने रुकने का फैसला किया। बाहरी साधना दुनिया अनंत थी और अगर वह चले भी जाते तो वह कम साधना और अनिश्चित भविष्य वाले अनगिनत साधकों में से एक होते। हालांकि सिद्धेश्वर नगर में वह एक शक्तिशाली बुनियादी दृढ़ता साधक थे जो कई लोगों के दुख को कम कर सकते थे, कई को नुकसान से बचा सकते थे और अधिकांश सामान्य साधकों को थोड़ा बेहतर जीवन जीने दे सकते थे। अब आकाश जैसे छोटे बच्चे से ऐसे शब्द सुनकर दादाजी योगेंद्र को बहुत संतोष हुआ। दादाजी योगेंद्र ने आकाश को घूर कर देखा, उसे दाएं से बाएं देखते रहे। जितना ज्यादा देखते उतना ही ज्यादा उन्हें वह लड़का प्रिय लगता। देखो, रवि बाबू ने अपने बेटे को कितनी अच्छी परवरिश दी है। दादाजी योगेंद्र की तीव्र निगाहों के नीचे आकाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने पूछे बिना नहीं रह सका, दादाजी योगेंद्र क्या कुछ गलत है? नहीं नहीं, सब ठीक है, बहुत ठीक है। दादाजी योगेंद्र ने कहा, कल मैं किसी को विशेष सुरक्षा सूट भिजवा दूंगा और मैं तुम्हारे लिए आध्यात्मिक स्याही की तलाश करने में मदद करूंगा, वही 5 तत्वों वाली, है ना? जैसे ही मैं उन्हें जमा कर लूंगा तुम्हें भिजवा दूंगा। निश्चिंत रहो, तुमने इस बार मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हें घाटा नहीं होने दूंगा। भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास भी आ सकते हो। आकाश ने खुशी से जवाब दिया, धन्यवाद दादाजी। कोई बात नहीं, बस एक मामूली बात है। दादाजी योगेंद्र ने हाथ हिलाया, फिर चिंता के साथ जोड़ा, अब तुम आराम करो, इतनी कम उम्र में ज्यादा देर तक मत जागना। ठीक है, आकाश ने सिर हिलाया। फिर दादाजी योगेंद्र बाहर चले गए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उन्हें कुछ याद आया और वो हिचकिचाए, अंततः वापस मुड़ गए।
आकाश ने उलझन में देखा और पूछा, दादाजी योगेंद्र क्या कुछ और है? दादाजी योगेंद्र धीरे से खांसे और सावधानी से एक संग्रह बैग निकाला। मेरे खांसी 2 पोते हैं और मुझे उनके चक्रों में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या यह जरूरी है? आकाश ने पूछा। यह थोड़ा जरूरी है, लेकिन खास जरूरी नहीं है। जब तुम्हें समय मिले तुम बना सकते हो। दादाजी योगेंद्र के दोनों पोते दारा के समूह के साथ थे, जो शिकारी बन चुके थे और पहले ही भीतरी वन में शिकार करने लगे थे। अक्सर कहा जाता है कि दादा दादी अपने पोते पोतियों के प्रति ज्यादा स्नेही होते हैं। दादाजी योगेंद्र को अपने बेटे की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने 2 पोतों के लिए बहुत प्यार था। हर बार जब वे पहाड़ से चोटिल होकर लौटते थे तो उन्हें दुख होता था। एक बुनियादी दृढ़ता साधक होने के नाते वह यूं ही पहाड़ पर नहीं जा सकते थे। अगर एक बुनियादी दृढ़ता साधक अक्सर जंगल में जाता तो खतरनाक जीव इसे एक चुनौती मानते, जिससे उच्च श्रेणी के बड़े दानवों को आकर्षित होते। सिद्धेश्वर नगर में एक उच्च श्रेणी के बड़े दानव का वस्तुतः कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था। सिद्धेश्वर नगर में वैसे भी ज्यादा बुनियादी दृढ़ता साधक नहीं थे। शिकार के लिए बुनियादी दृढ़ता साधकों का एकजुट होना और भी दुर्लभ था, और अगर वे ऐसा करते भी तो भी वे उच्च श्रेणी के दानव का मुकाबला शायद ही कर पाते। और अगर वे कोई गलती करते जिससे एक उच्च श्रेणी का दानव 1 या 2 बुनियादी दृढ़ता साधकों को मार डालता तो यह एक बड़ी समस्या होती। इसलिए जब तक जरूरी न हो, बुनियादी दृढ़ता क्षेत्र में होने के कारण दादाजी योगेंद्र आमतौर पर काली पहाड़ी में प्रवेश नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा वह बाहरी वन में घूमते थे। अगर उन्हें भीतरी वन में प्रवेश करना पड़ता तो वह अपनी साधना को जाहिर न करने की पूरी कोशिश करते। चूंकि वह अपनी मर्जी से वन में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें हमेशा अपने दोनों पोतों की सुरक्षा की चिंता रहती थी। उनके विशेष सुरक्षा सूट पर एक लौह रक्षा चक्र जोड़कर उन्हें सुरक्षा का एक साधन मिल जाता और वह ज्यादा निश्चिंत महसूस कर सकते थे। निश्चित रूप से जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उन्हें बनाने में आपकी मदद करूंगा, आकाश ने वादा किया। दादाजी योगेंद्र ने सिर हिलाया और यह देखकर कि आकाश अपने कमरे में लौटने वाला था, उन्होंने गर्मजोशी से याद दिलाया, उन चक्रों को आराम से बनाना। ज्यादा या कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुद को ज्यादा मत थकाना। आमतौर पर सख्त रहने वाले दादाजी योगेंद्र ने ऐसी आवाज में बात की जो अवर्णनीय रूप से दयालु और दोस्ताना थी।